देखा और कहा, अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो 7वें दिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बड़ी ताई डर गई, लेकिन फिर भी बोली, हमें सच में कुछ नहीं पता। उस समय दूसरे भाई और उसकी पत्नी में भयानक झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। बस उसकी पत्नी कहती रहती थी कि उसकी चिट्ठियां आती हैं। छठी बुआ ने पूछा, झगड़ा किस बात पर हुआ था? मेरी माँ काफी देर बाद बोली, उस दिन बारिश हो रही थी। वो दवा की बाल्टी लेकर घोंघे पकड़ने जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका। क्यों? माँ बोली, उस सुबह मैंने खाना बनाया, लेकिन चावल पक ही नहीं रहे थे। आग बहुत तेज थी, मगर बर्तन में चावल के दाने बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। फिर माँ अजीब तरह से हंसने लगी। इतना बड़ा बर्तन और बस 2 दाने चावल, इससे पेट कैसे भरेगा? उन्होंने बड़ी ताई की ओर देखा। तुम भी अंदर जाओ, मोटे मोटे चावल के दाने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इतना कहकर माँ ने बड़ी ताई को धक्का देने की कोशिश की। अच्छी बात ये रही कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। माँ पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, सुनो, मुझे घोंघे का मांस खाना है, ढेर सारी मिर्च डालना, तभी स्वाद आएगा। मत जाओ मत जाओ, जो घर से निकलता है वो वापस नहीं आता। माँ लगातार बेसिर पैर की बातें करती रही। उधर मेरा चचेरा भाई ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठकर कागज के पैसे जला रहा था। ताई और छोटी बुआ छठी दादी द्वारा दिए गए घंटियों को हाथ में पकड़े हुए थीं। पता नहीं क्या सोच रही थीं, लेकिन अगले ही पल छोटी बुआ की चीख सुनाई। उसका चेहरा गंभीर था। अभी जरा देखो इस खिचड़ी को। मैं उचकर हांडी में झांक। हांडी के अंदर चावल के दाने बिल्कुल सीधे खड़े थे, जरा भी नहीं हिल रहे थे। जल्दी जाकर छठी दादी को बुलाओ, जल्दी। लेकिन छोटी बुआ घबरा कर बोली, दूसरी भाभी ने तो कल रात कहा था कि अगर चावल ठीक से न पके तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ताई ने उसे घूरा, फिर मेरी तरफ नरमी से देखकर बोली, छोटे, तुम्हारी माँ बस पागलों जैसी बातें कर रही है। तुम जाकर छठी दादी को बुला लाओ। वापस आने पर तुम्हारे बड़े भाई की सारी कॉमिक किताबें तुम्हें दे दूंगी। उधर माँ अचानक अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। छोटी बुआ ने जाने क्या सोचा और अधपकी खिचड़ी का एक कटोरा माँ के सामने रख दिया। दूसरी भाभी, जरा चक्कर बताओ, खिचड़ी पकी है या नहीं? सबकी निगाहों के सामने माँ ने वह कटोरा उठाकर सीधे ताऊ के ताबूत पर दे मारा। कच्चा चावल तो मरे हुए लोग खाते हैं, मैं नहीं खाऊंगी। अगले ही पल जिस जगह कटोरे ने ताबूत को छुआ था वहाँ से छर्र की आवाज आई। अब छोटी बुआ भी डर गई। छोटे, जल्दी जाकर छठी दादी को बुलाओ। मैं घंटी पकड़े माँ के पास खड़ा रहा। मैं नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया है। हालांकि कॉमिक किताबों का लालच बहुत बड़ा था, लेकिन ताऊ और तीसरे चाचा की मौत ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। ताई गुस्से से कांप उठी। जिंदा रहते मुझे सुख नहीं दिया, मरकर भी चैन नहीं लेने देगा क्या? उसने हाथ की घंटी उठाकर ताबूत पर दे मारी। पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन अगले ही पल ताबूत से काला धुआं निकलने लगा। भाई का चेहरा काला पड़ गया, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। काफी देर बाद उसने लंबी सांस ली और होश में आया। इसके बाद सब चुप हो गए और छठी दादी के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन सबसे पहले एक धूल मिट्टी से भरा बूढ़ा आदमी वहाँ पहुंचा। छोटी बुआ ने उससे पूछा कि उसे क्या काम है, मगर वह सीधे ताबूत के पास गया और भारी सांस लेकर बोला, मैं देर से पहुंचा। फिर उसने पिछले 6 दिनों में हमारे घर में जो कुछ हुआ था सब बता दिया। तुम लोगों से गलती हुई है। पानी में आंखें खुली हुई लाश को निकालने से पहले उसकी बददुआ और क्रोध शांत करना पड़ता है। जब लाश आंखें बंद करे तभी उसे बाहर निकाल कर दफनाया जाता है। यह पहली गलती थी। दूसरी गलती, तुम पांचों के हाथ में जो घंटियां थीं वे साधारण घंटियां में नहीं, श्रापित आत्माओं की घंटियां थीं। 5 घंटियां मिलकर एक घातक तंत्र बनाती हैं। अच्छा हुआ तुम लोगों ने सिर्फ एक रात साथ बिताई। अगर एक और रात उस ताबूत के साथ गुजारते तो अंदर की चीज पूरी तरह बदल कर बाहर आ जाती। फिर तुम में से किसी को भी बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन बूढ़े की बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। मैं पहले ही कह रही थी कि छठी दादी बेकार है। हमारे घर में कोई मर गया, कोई पागल हो गया। तीसरे देवर की मौत भी उसी के सामने हुई, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने संदेह से पूछा, महात्मा जी अब हमें क्या करना चाहिए? छोटी बुआ ने भौहें सिकोड़। भाभी, हो सकता है ये आदमी हमारे घर की बात सुनकर धोखा देने आया हो। मुझे तो छठी दादी ही ज्यादा भरोसेमंद लगती है। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मुझे चेन चीशान ने बुलाया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि चेन चीशान यानी मेरे ताऊ तो मर चुके थे। तभी मुझे याद आया, मरने से पहले ताऊ सच में कह रहे थे कि वे किसी और बड़े तांत्रिक को बुलाएंगे। उन्हें मरने का बहुत डर था। तो क्या छठी दादी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? भाई कांपती आवाज में बोला, मैंने अभी अभी पिताजी को ताबूत के अंदर बैठे देखा, इसीलिए ताबूत में दरार पड़ गई। बूढ़ा बोला, घबराओ मत, घंटियां हटा दी गई तो अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिता अभी पूरी तरह नहीं बदले हैं। तुम लोगों की जान मैं बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी दादी का मामला मुश्किल है। उनकी लाश पानी से बाहर आ चुकी है। अब उसमें भरी नफरत आसानी से खत्म नहीं होगी। उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। तुम लोग उनकी कोई प्रिय चीज तैयार करो, उसी के सहारे उसे दबाया जाएगा। बूढ़े ने कहा कि सारी मुसीबत की जड़ दादी है। जो लोग यिन आरण लेते हैं, अगर इंसान से लिया जाए तो उसकी 7 साल की उम्र कम होती है। अगर भूत से लिया जाए तो उसे 7 दिन के लिए फिर से जीवित होने का मौका मिलता है। बूढ़े की बात सुनकर छोटी बुआ कुछ देर झिझकी, फिर उसने अपनी घंटी उसे दी। मैं माँ के पास खड़ा सोच रहा था कि अपनी घंटी दूं या नहीं, तभी माँ ने मेरी घंटी झपट ली और जमीन पर पटक कर पैर से तोड़ दी। बुरी चीज, बुरी चीज। आई घबरा गई। महात्मा जी, ये बूढ़ा बोला, कोई बात नहीं, घंटी टूट गई तो उसका असर भी खत्म हो गया। दिन में कोई खतरा नहीं होगा। आज वह लाश भी तालाब से बाहर नहीं निकले। फिलहाल तुम लोग बस देखते रहो कि छठी दादी क्या करती है। जो कहे वैसा करते रहना, लेकिन वह जो भी चीज दे उसे हाथ मत लगाना। इस घटना के बाद जब सब लोग तालाब के किनारे छठी दादी से मिले तो माहौल अजीब हो गया था। लाश निकालने वाला आदमी अगरबत्ती जला रहा था। छठी दादी एक तरफ गंभीर चेहरा ली खड़ी थी। आस-पास तमाशा देखने वाले गांव वाले फुसफुसा रहे थे। मैं पहले ही कहता था इनके घर पर पाप का असर है। हाँ देखो ना, पहले ये गांव का सबसे गरीब परिवार था, लेकिन पिछले 7 सालों में कैसे मजे किए इन्होंने। बड़ा बेटा और उसका परिवार कोई काम नहीं करता था, फिर भी रोज मांस खाता था। छोटा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा था, लेकिन शराब और सिगरेट कभी नहीं छोड़ी। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं था, क्योंकि शव निकालने वाला आदमी जैसे कुछ अशुभ देख चुका था। वह डर कर पीछे हट गया। छठी बुआ, ये काम हम नहीं कर सकते, माफ कीजिए। छठी बुआ का चेहरा उतर गया। तुम लोगों ने काम लिया है तो लाश निकालनी ही पड़ेगी, यही नियम है। हम नियम नहीं तोड़ रहे। सीधी खड़ी लाशें भी हमने निकाली हैं, लेकिन पूरे शरीर पर घोंघे चिपकी हुई लाश, उसे छूने की हिम्मत नहीं है। कल दोपहर आखिरी मौका है। अगर तब तक कोई शव निकालने वाला नहीं मिला तो
तो घर वालों को खुद उतरना पड़ेगा। बुआ और बड़ी चाची धीरे धीरे बात कर रही थी, जैसे मान रही हों कि बूढ़े आदमी की बात सच निकली। मैंने आंखें सिकोड़कर तालाब के बीच की तरफ देखा। वही जानी पहचानी सड़ी मछली जैसी बदबू धीरे धीरे किनारे तक फैल रही थी। इतने सारे घोंघे कैसे हो सकते हैं? छोटे शुइनी, तुमने कहा था उस आदमी की बाल्टी में घोंघे थे, क्या तुमने सच में देखा था? छठी बुआ ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर बहुत नरम थी और न जाने क्यों मेरा डर कम हो गया। नहीं, लेकिन मुझे पता था कि बाल्टी में घोंघे ही थे। क्या तुम्हारी दादी चावल के दाने गिनकर उसके पीछे भागी थी? मैंने ध्यान से याद करने की कोशिश की, लेकिन बस दादी की वो पीठ याद आई जब वो मुट्ठी में चावल लेकर भागी थी। सब मुसीबतें हैं, तुम्हारे घर की विपत्तियां अभी खत्म नहीं हुई। छोटे शुइन्यू, आज रात अपनी माँ का ध्यान रखना। कोई भी तुम्हें बुलाए जवाब मत देना और घंटी को अपने पास से दूर मत करना। मैं छठी बुआ को बताना चाहता था कि मेरी घंटी तो खो चुकी है, लेकिन बड़ी चाची जल्दी जल्दी हामी भरने लगी। गहरी रात में अचानक सड़ी मछली की तेज बदबू आई। मैं तुरंत जाग गया। फिर एक बेहद तीखी चीख सुनाई दी। छोटी बुआ कांपते हुए बड़ी चाची की तरफ इशारा कर रही थी। मेरी माँ भी जाग गई और पागलों की तरह हंसने लगी। तली हुई घोंघे की डिश तैयार है। हा हा हा। छोटे शुइन्यू, चलो खाने। मैं खड़ा हो गया। तभी मैंने बड़ी चाची को साफ देखा। उनका पूरा चेहरा घोंघों से सड़ चुका था। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।